सभी को नमस्कार। आज हम भौतिक भूगोल में जलवायु विज्ञान के अंतर्गत तापमान का प्रादेशिक वितरण व तापमान का लंबवत वितरण के विषय में बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने तापमान का क्षैतिज वितरण देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार इस भूमंडल पर तापमान का क्षैतिज वितरण पाया जाता है और उस क्षैतिज वितरण के लिए, उस क्षैतिज वितरण को दर्शाने के लिए किस प्रकार समताप रेखाओं को मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है। आज हम तापमान का प्रादेशिक वितरण के विषय में अध्ययन करेंगे कि तापमान का प्रादेशिक वितरण क्या होता है और किन्होंने इस तापमान का प्रादेशिक वितरण के विषय में जानकारी प्रदान की। किन विद्वानों ने तापमान का एक प्रादेशिक वितरण प्रस्तुत किया। इसमें प्रथम नाम आता है जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, वे है प्राचीन यूनानी विद्वान। इनके अनुसार तापमान का प्रादेशिक वितरण क्या है, किस प्रकार इस भूमंडल पर तापमान प्रदेशों के आधार पर मिलता है। सर्वप्रथम यूनानी विद्वानों ने तापमानों का प्रादेशिक या कटिबंधीय वितरण प्रस्तुत किया। तापमानों की समानता एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर उन्होंने इस भूमंडल को 3 कटिबंधों में विभाजित किया है। नंबर 1 है उष्ण कटिबंध और नंबर 2 है शीतोष्ण कटिबंध। और नंबर 3 है शीत कटिबंध। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा और मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, इसके मध्य का जो भाग था, या यूं कहें कि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से मकर रेखा के मध्य जो भाग था, उसे इन यूनानी विद्वानों ने एक कटिबंध नाम दिया। उसका नाम है उष्ण कटिबंध। इसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी आर्कटिक वृत्त से ध्रुवों तक शीत कटिबंध और दक्षिण ध्रुव में अंटार्कटिका वृत्त यानी 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से ध्रुव तक शीत कटिबंध। इन शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध के मध्य जो भाग था, उसे इन्होंने कहा शीतोष्ण कटिबंध, जहां उष्णता भी थी और शीत भी थी। यानी ये भाग शीत और उष्णता से युक्त था। इस आधार पर इन्होंने इस मध्य भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा। इन कटिबंधों की अलग अलग विशेषता इन्होंने बताई। जैसा कि हमें पता है, जब हमने पूर्व कक्षा में अध्ययन किया था तो वहां पर हमने देखा था कि भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहां सूर्य लंबवत सीधी किरणें प्रकाशित करता है। इस वजह से इस भूमध्य रेखा के आसपास अधिक तापमान पाया जाता है और गर्मी अधिक होती है, जबकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और यहां पर सूर्य ताप की प्राप्ति कम होती है और यहां शीतलता मिलती है, शीत ऋतु मिलती है। जबकि मध्य का भाग चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, शीत और उष्णता से युक्त होता है। इस वजह से इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। जब हम उष्ण कटिबंध की बात करते हैं
तो इसमें भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाला भाग सम्मिलित किया जाता है। इस कटिबंध की जो प्रमुख विशेषता है, यहां तापमान अधिक मिलता है। सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर सीधी चमकती है तो मकर रेखा पर वह तिरछी पड़ती है। वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति आती है जब एक बार सूर्य उत्तरायण होता है और एक बार दक्षिणायन होता है। यानी सूर्य इस रेखा पर सीधा चमकता है कर्क रेखा पर जब उत्तरायण होता है, और सबसे जो प्रमुख दिन होता है उत्तरायण का वो होता है 21 जून, और जब मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब होता है 22 दिसंबर। इसके बाद सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ बढ़ता है। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर अधिकांश समय गर्मी रहती है और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। विषुवत रेखा पर 12 महीने सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस वजह से यहाँ का जो तापमान होता है वह अधिकतम होता है। इसके बाद हम बात करें इस शीतोष्ण कटिबंध की, तो यह कटिबंध जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यह कटिबंध दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। यहां सूर्य की किरणें सदैव तिरछी पड़ती है, क्योंकि इसके बाद सूर्य आगे नहीं बढ़ता, सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती। इस वजह से यहां सूर्य ताप की प्राप्ति कम होती है। यहां कम तापमानों के कारण ठंडी जलवायु पाई जाती है और इसे कहते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो और चाहे ये दक्षिणी गोलार्ध में हो। इसके बाद हम बात करते हैं शीत कटिबंध की। यह कटिबंध जिसमें दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से लेकर ध्रुवों तक का यह विस्तृत क्षेत्र है। यहां सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। सूर्य के कर्क तथा मकर रेखा पर लंबवत चमकने की स्थिति में भी उत्तरी शीत कटिबंध में 24 घंटे का दिन होता है। इसके विपरीत मकर रेखा पर सूर्य के लंबवत होने पर दक्षिण शीत कटिबंध में 24 घंटे का दिन होता है। इस प्रकार दोनों गोलार्धों में 6 माह का दिन और 6 माह की रात्रि होती है, और इस क्षेत्र में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। अधिकतम समय यहां शीत ऋतु होती है, और हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में अधिकांशतः बर्फ से आच्छादित क्षेत्र हमें मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य विद्वानों की, जिन्होंने प्रादेशिक आधार पर तापमान का वितरण प्रस्तुत किया। उनमें प्रमुख नाम आता है सुपन महोदय का। इन्होंने भी प्रादेशिक आधार पर तापमान का विभाजन किया है। यह एक यूनानी विद्वान थे। इन्होंने कहा था कि जो तापीय कटिबंध प्रस्तुत किए गए वह गलत है, और इन्होंने इस तापीय कटिबंधों के आधार पर जो वितरण प्रस्तुत किया गया था उनकी कटु आलोचना की। यद्यपि आज हम देखते हैं कि अधिकांश इन ताप कटिबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। सुपन के मत में
तापीय वितरण अक्षांशों का पूर्णतः अनुसरण नहीं करता। स्थल एवं जल का विषम विन्यास, समुद्री धाराएं, प्रचलित पवने, धरातलीय स्वभाव आदि कारक भी ताप के क्षैतिज वितरण को नियंत्रित करते हैं। इसलिए सुपन ने तापीय कटिबंधों को समताप रेखाओं के माध्यम से सीमांकित किया। उनके अनुसार जो 20 डिग्री की या 20 डिग्री सेल्सियस की जो वार्षिक समताप रेखा होती है वह उष्ण कटिबंध की सीमा बनाती है, और 10 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखा होती है वह ग्रीष्मकालीन समताप रेखा शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधों की सीमा बनाती है। जैसा इस मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। स्वपन महोदय ने एक मानचित्र प्रस्तुत किया और इन्होंने कहा था कि कभी भी जो समताप रेखाएं होती है वह अक्षांशों का पूर्णतः अनुसरण नहीं करती। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर तापमान जो 10 डिग्री सेल्सियस की है, समताप रेखाएं ये उत्तरी अमेरिका में अधिक उच्च अक्षांशों की ओर स्थित है, जबकि ये अटलांटिक महासागर में आते आते थोड़ी नीचे हो जाती है, यानी कम अक्षांशों की ओर तिरछी हो जाती है। इस प्रकार जो ये आगे बढ़ती है तो यूरोप महाद्वीप में उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ती है, नॉर्वे की तरफ, और ये धीरे धीरे इसी रूप में आगे बढ़ती है। दक्षिण गोलार्ध में हम देखते हैं, इन्होंने कहा था कि धरातल का स्वभाव और जल स्थल का मिलन स्थल भी तापमान को प्रभावित करता है, जैसा कि हम इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देख पा रहे हैं। तो इन्होंने जो तापमान का प्रादेशिक वितरण प्रस्तुत किया वह इस मानचित्र पे इन्होंने बताया कि जो 20 डिग्री की जो समताप रेखाएं उत्तरी अक्षांश से लेकर और दक्षिण अक्षांश है, इस 20 डिग्री के मध्य का संपूर्ण क्षेत्र, यह संपूर्ण क्षेत्र उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती, फलस्वरूप यह क्षेत्र उष्ण कटिबंध के अंतर्गत स्थित है। जबकि इस 20 डिग्री अक्षांश से लेकर 10 डिग्री अक्षांश के मध्य, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा के मध्य का भाग शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, और इस 10 डिग्री सेल्सियस रेखा से उत्तर का भाग शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो इन्होंने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वह इस मानचित्र के आधार पर इन्होंने 3 या 4 के आधार पर इन्होंने यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इन्होंने समताप रेखाओं के द्वारा ताप कटिबंधों का विवरण प्रस्तुत किया। जैसा कि हम देख रहे हैं, सुपन ने तापीय कटिबंधों को समताप रेखाओं के माध्यम से सीमांकित किया। उनके अनुसार 20 डिग्री सेल्सियस की जो वार्षिक समताप रेखा होती है तो वह उष्ण कटिबंध की सीमा बनाती है, और 10 डिग्री सेल्सियस की जो ग्रीष्मकालीन समताप रेखा होती है वो शीतोष्ण तथा शीत कटिबंधों की सीमा बनाती है, जैसा कि हमने इस मानचित्र में देखा था। इसके बाद हम बात करते हैं कोपेन, जिन्होंने प्रदेशों में तापमान का वितरण प्रस्तुत किया, अर्थात तापमान का प्रादेशिक वितरण प्रस्तुत किया गया। इन्होंने सुपन के तापीय कटिबंधों
को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अधिकतम व न्यूनतम तापमानों तथा ताप की अवधि को ध्यान में रखते हुए दोनों गोलार्धों में निम्नलिखित कटिबंध प्रस्तुत किए। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, कोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध। इस प्रकार कोपेन महोदय ने 5 प्रकार के वर्गीकरण प्रस्तुत किए। हम प्रथम जो कटिबंध है उसके बारे में देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस वर्गीकरण में यानी उष्ण कटिबंध में जो स्थिति होती है तापमान की वह यहां वर्ष भर अधिक रहती है। अर्थात जो तापमान की जो डिग्री सेल्सियस में माप होती है वो लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से कभी भी कम नहीं होता। अर्थात यहां अधिक तापमान पाया जाता है। वर्ष भर तापमान की अधिकता होती है, उष्णता की अधिकता होती है। इस वजह से इस भाग को कोपेन महोदय ने उष्णकटिबंधीय नाम दिया। इसके बाद उपोष्ण कटिबंध, यह ऐसा कटिबंध है जो उष्ण कटिबंध के थोड़ा समीप है। यहां 4 से 11 माह तक जो तापमान होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस होता है और बाकी के जो समय होता है, बाकी का जो समय होता है वहां तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम हो जाता है। इसके बाद हम बात करें अगला कटिबंध जो कोपेन महोदय ने प्रस्तुत किया वो था उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। यहां इन्होंने बताया कि इस कटिबंध में 4 से 11 मास तक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहते हैं। इसके बाद इन्होंने जो अगला कटिबंध प्रस्तुत किया वो था शीतोष्ण कटिबंध। इस कटिबंध में इन्होंने माना कि यहां 8 से 11 माह तक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ही कम रहता है, क्योंकि यह कटिबंध ध्रुवीय कटिबंध के लगभग नजदीक सा है, सबसे पास स्थित है। जो 5वां कटिबंध इन्होंने प्रस्तुत किया वह था ध्रुवीय कटिबंध। यहां सबसे गर्म मास में भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है, चाहे वह दक्षिणी गोलार्ध का 22 दिसंबर हो, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध का 21 जून हो, कभी भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के फलस्वरूप यहां सबसे न्यूनतम तापमान होता है, क्योंकि सूर्य तप की प्राप्ति सबसे कम होती है। कहने का अभिप्राय है कि कोपेन महोदय ने तापमान के आधार पर कटिबंधों का निर्धारण किया। इसके बाद हम तापमान का जो सामान्य प्रादेशिक वितरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि तापमान का सामान्य प्रादेशिक वितरण क्या है, किस प्रकार वर्तमान में इस ताप कटिबंधों का अध्ययन किया जाता है, वह हम इस अध्याय में या अगली चैप्टर में देखें। तापमान का जो सामान्य प्रादेशिक वितरण की बात आती है तो इसमें हम देखते हैं
कि आधुनिक वितरण इस ग्लोब को या यूं कहे भूमंडल को 7 भागों में विभाजित करते हैं, यानी 7 कटिबंधों में तापमान का सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया जाता है। इसमें नंबर 1 आता है विषुवतरेखीय प्रदेश, नंबर 2 है अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश, नंबर 3 है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, नंबर 4 है उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश और अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। नंबर 6 पे आता है टुंड्रा प्रदेश और नंबर 7 पर आता है ध्रुवीय प्रदेश। यदि हम नंबर 1 जो विषुवतरेखीय प्रदेश है इसके बारे में देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस प्रदेश में अधिकांश समय गर्मी पड़ती है, सूर्य किरणें सीधी पड़ती है और यह प्रदेश विषुवत रेखा से दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री अक्षांशों तक पाया जाता है। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की के मध्य जो क्षेत्र पाया जाता है उसे विषुवतरेखीय प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यहां प्रकाश रेखा विषुवत रेखाओं को 2 बराबर भागों में बांटती है, अतः यहां दिन व रात की अवधि समान होती है। यहां वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, अतः तापमान सदैव ऊंचे बने रहते हैं। वार्षिक तापांतर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट मात्र होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ जो वार्षिक ताप का अंतर होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ अधिकांश समय ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी की ऋतु होती है, गर्मी अधिक पड़ती है। इस वजह से तापमान भी अधिकतया यहाँ अधिकतम ही होता है और सामान्य से समान स्थिति में 12 वर्ष होता है। सूर्य की उत्तरायण तथा दक्षिणायन स्थितियों के कारण वर्ष में 2 बार उच्चतम तथा 2 बार न्यूनतम तापमान होता है, किंतु उनमें विशेष अंतर नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं अंतरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश की। यह कटिबंध पृथ्वी के जो दोनों गोलार्ध है उनमें 5 डिग्री अक्षांश से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य हमें मिलते हैं और इस प्रदेश में वर्ष भर तापमान ऊंचे होते हैं, किंतु ग्रीष्म तथा शीत के तापमानों में अंतर होता है। सागरों की अपेक्षा स्थलीय भागों में तापांतर अधिक स्पष्ट होते हैं। यहाँ वार्षिक जो तापांतर की दर है वह 12 डिग्री फ़ारेनहाइट से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तथा दैनिक जो तापांतर की दर है वह 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश की। यह प्रदेश पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में 15 से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, चाहे वह उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो। और इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि 14 घंटे होती है तथा शीत ऋतु में रात्रि की अवधि 14 घंटे होती है। ग्रीष्म ऋतु में आज दिन 14 घंटे का होता है तो रात्रि छोटी लगभग
10 घंटे के समथिंग होती है, के लगभग होती है। और इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म ऋतु होती है, 21 जून का जो समय होता है, उस वक्त सूर्य ताप की प्राप्ति अधिक होती है और यह जो क्षेत्र होता है, यहाँ सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। यूं कहें कि संसार का जो सबसे अधिक तापमान पाया जाता है वो इसी क्षेत्र में हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ हमने पूर्व कक्षा में अध्ययन किया था कि यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर महाद्वीपीय विशेषता मिलती है। महाद्वीपों के ऊपरी भागों पर बादलों की स्थिति नहीं होती, इस वजह से आकाश स्वच्छ होता है और सूर्य ताप की प्राप्ति अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करें उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश की। यह प्रदेश 25 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित होता है। शीत ऋतु में सूर्य की तिरछी किरणें तथा कभी कभी ठंडी ध्रुवीय पवनों के कारण यहाँ तापमान हिमांक से नीचे पहुंच जाता है। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्षिक औसत तापांतर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बगदाद में बात करते हैं हम तापमान के वार्षिक अंतर की, तो यहाँ 48 डिग्री फ़ारेनहाइट औसत रिकॉर्ड किए गए हैं। कभी कभी 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जल का विस्तार अधिक होने के कारण औसत वार्षिक तापांतर कम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश की। यह प्रदेश दोनों गोलार्धों में 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित होता है। और यहाँ की जो विशेषता होती है, यहाँ ऋतुक्रम से दिन की अवधि लंबी होने पर भी सूर्य की जो किरणों का तिरछापन है, उसके कारण तापमान बहुत कम प्राप्त होता है। शीतकाल में तो इस क्षेत्र में तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। कनाडा और साइबेरिया की बात करें हम, तो यहाँ का अधिकांश भाग इस समय हिम आच्छादित रहते हैं। समुद्र तटीय भागों में गर्म धारा के कारण अवश्य ही तापमान कुछ ऊंचे रहते हैं और यहाँ वार्षिक तापांतर भी काफी ऊंचे रहते हैं। व्लादिवोस्टोक की बात करें हम, तो यहाँ वार्षिक तापांतर 63 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, जो कभी कभी 118 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा विशेष परिस्थितियों में यहाँ 148 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का अंतर हमें मिलता है। इसके बाद हम बात करें टुंड्रा प्रदेश की। यह प्रदेश दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश व ध्रुवीय प्रदेशों के मध्य स्थित है। यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी हो जाती है, इसलिए ताप की प्राप्ति बहुत कम होती है। फलतः तापमान बहुत नीचे रहते हैं। 6 से 7 माह का जो समय होता है, वहाँ तापमान हिमांक से नीचे रहता है। अतः बर्फ पानी के रूप में होती है। बर्फोयांश साइबेरिया का धरातल पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है, जो टुंड्रा प्रदेश में स्थित है। यहाँ का न्यूनतम तापमान -93 पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें ध्रुवीय प्रदेश की, तो यह क्षेत्र उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित होता है और यहाँ का जो तापमान होता है वो सबसे शीत होता है। इस क्षेत्र में हिम आच्छादन 12 वर्ष रहता है। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका पर शीतकाल में तापमान -80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाते हैं।
सूर्य कभी भी क्षितिज पर प्रकट नहीं होता और सूर्य ताप के भाव में इन दोनों गोलार्धों में दिन और रात नहीं होती। अतः दैनिक तापांतर नगण्य ही होते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकांश समय बर्फ जमी हुई रहती है, शीतलता रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं तापमान का जो लंबवत वितरण है, तापमान का जो ऊर्ध्वाधर वितरण है, उसके बारे में हम देखते हैं कि जो जो हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं और जो जो हम समुद्र की गहराई की ओर जाते हैं, तो तापमान के वितरण में अंतर हमें दिखाई देता है। सौरमंडल में वैज्ञानिकों ने इस स्पष्ट कर दिया कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्रमशः घटते जाते हैं। जो हम ऊंचाई के साथ आगे बढ़ेंगे तो तापमान कम होते जाएंगे, और तापमानों के इस ह्रास के निम्नलिखित कारण है कि तापमान कम क्यों होते हैं। उसके कारण इस प्रकार है कि हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान कम क्यों होते हैं। हम देखते हैं कि अधिकांश वायुमंडल परोक्ष रूप से पृथ्वी के संपर्क द्वारा गर्म होता है। सूर्य ताप की लघु तरंगे वायुमंडल को भेदकर पृथ्वी के धरातल को गर्म करती है। उसके बाद पृथ्वी एक ब्लैक बॉडी की भांति ताप को दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण करती है। इस ताप के संचालन तथा विकिरण विधियों से वायुमंडल की जो निचली परतें होती है वो गर्म हो जाती है। हमने जब सूर्य ताप, वायुमंडलीय बजट, भूमंडलीय ऊर्जा बजट के बारे में अध्ययन किया था, तब हमने देखा था कि जो सूर्य से आने वाली जो सौरिक विकिरण है वह कुछ मात्रा में तो वापस अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है। पृथ्वी पर जो सौरिक विकिरण पड़ती है लगभग 51%, वो पृथ्वी की सतह को गर्म करके पार्थिव विकिरण के द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है, और जो ऊपर की ओर बढ़ती है तो इनमें जो उष्णता होती है वो कम होती जाती है, और पृथ्वी के पास जो वायु विकिरण होती है, पार्थिव विकिरण होती है, वो अधिक गर्म होती है, क्योंकि पृथ्वी का धरातल जल्दी से गर्म होता है। यही कारण होता है कि ऊंचाई की ओर जाने पर हमें तापमान कम प्राप्त होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में या यूं कहे कि धरातल के आसपास जो ताप होता है, इस ताप से संचालन तथा विकिरण विधियों से वायुमंडल की जो निचली परतें होती है वो गर्म होती है, और पुनः संवहन क्रिया द्वारा यह ताप ऊपरी परतों में पहुंचता है। इससे स्पष्ट होता है कि धरातल के निकट स्थित वायुमंडल की निचली परत अधिक गर्म होती तथा धरातल से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। इसके बाद हम बात करें कि अगला कारण क्या है जिससे तापमान कम होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि वायुमंडल की जो निचली परतें हैं उनमें पार्थिव विकिरण को अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है। अतः यहां ऊंचाई पर ताप की कमी होती जाती है, क्योंकि अधिकांश जो अवशोषण की क्रिया है वो निचली परतों में संपन्न होती है, क्योंकि निचली परतों में हम देखते हैं कि इसमें जलवाष्प, धूल कण, जल कण आदि मौजूद रहते हैं। ऊंचाई पर गैसें विरल हो जाती है, जो ताप को न तो अधिक सोख पाती और न ही देर तक सुरक्षित रख पाती है। अतः ऊंचाई पर ताप की कमी होती है। हम जब वायुमंडल की परतों की बात करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि सबसे जो नीचे परत होती है वो सौरमंडल होती है।
इस सौरमंडल में सर्वाधिक जो मौसमी घटनाएं होती है, क्योंकि इस सौरमंडल में जल वाष्प, धूल के कण आदि मौजूद होते हैं जो तापमान को अवशोषित कर लेते हैं। जल वाष्प होता है जो भी तापमान को अवशोषित करता है, और ऊपर के जिस क्षेत्र में वापस जो ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ तापमान की प्राप्ति कम होती है, क्योंकि उन क्षेत्रों में सिर्फ विरल गैसें ही मिलती है, हल्की गैसें ही मिलती है, और हल्की गैसों में तापमान को अवशोषण करने की क्षमता कम होती है। इसके बाद बात करें हम, तो जो सौर सीमा है उसके नीचे विशुद्ध संवहन तथा क्षैतिज वायु मिश्रण अधिक होता है, जिससे ताप सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं सौर सीमा से नीचे जिसमें बादलों का बनना, जल वाष्प का होना, संघनन की क्रिया आदि। इस संघनन की क्रिया के फलस्वरूप यहां गुप्त ऊष्मा मौजूद होती है, और जिसके कारण यहां जो स्थानांतरण होता है, संवहन होता है, वो आसानी से हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि वायुमंडल में एक इकाई ऊर्ध्वाधर धुरी पर ताप के घटने की दर को हम ताप से या ताप पतन दर कहते हैं, और यह दर सामान्य रूप से 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर यानी 3.3 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट की दर से तापमान घटता है, जिसे सामान्य ताप पतन दर यानी नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। यह दर प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होती, अपितु ऋतु, स्थिति एवं स्थानीय विक्षोभों के अनुसार बदलती रहती है। समस्त संसार की यदि हम ताप पतन की बात करें कि जिसके आधार पर हम ऊंचाई पर जाते हैं और ताप की जो दर है घटने की, तो वो दर सामान्य से जो दर है वो 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से कम होती है, तथा 4 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किमी तथा 6 से 8 किमी की ऊंचाई तक 60 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से कम होती है। कहने का अर्थ ये कि ज्यों ज्यों ऊंचाई की ओर जाएंगे त्यों त्यों ताप के घटने की जो दर है प्रति किलोमीटर कहें, वो दर बढ़ती जाती है। हम सामान्यतः देखते हैं कि जो ताप के घटने की दर होती है वो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है, लेकिन ऊंचाई पर यह दर अधिक हो जाती है। इस प्रकार जो तापमान के घटने और या ऊंचाई की ओर जाने पर कम में होती है, उसे हम तापमान के लंबवत वितरण के संदर्भ में देखते हैं कि किस प्रकार धरातल से जो जो ऊंचाई बढ़ती है उसी प्रकार किस प्रकार ऊंचाई के अनुरूप तापमान कम होता जाता है, और इसको तापमान का लंबवत वितरण कहते हैं। धन्यवाद।